रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या हुआ था? रिएक्शन कोशेंट। यस सर। रिएक्शन कोशेंट का क्वेश्चन करवा दिए थे। सर एक दिए थे बना के आने के बन गया? लिए। यस सर। सर आंसर लेक्चर 4 है ना ये? यस सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन था, बोलो तो जल्दी से। So gases A, B, C, and D containing in an initial mole for which gas is equal to 4 in a 100 liter container at a fixed कितना temperature आंसर? where हाँ, आंसर कितना आया तुम लोगों का? तो बताओ A बताओ का जल्द। आया 16/3, B का 16/3। ए का है 16/3, बी का 16/3। यस सर। और सी और डी का? C का गलत है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना? क्या सबसे बन गया या बताना है क्वेश्चन? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दो, तुम लोग बहुत स्लो रहते हो। अरे तुम लोग को याद भी है क्वेश्चन दिए थे? हेलो हेलो। हेलो। यस सर। अरे तुम लोग को याद भी है क्वेश्चन दिए थे? यस सर, नहीं बना था। नहीं बना था? अरे यार दूसरा। देवांशु होस्ट शिफ्ट करो। कर दिया सर। एक मिनट रुको। आवाज आ रहा है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन था, एक मिनट रुको। चार गैसेस दिए गए थे, ए बी सी और डी। ये था ना रिएक्शन? हम लिख रहे हैं सिंपल सा। ए गैस, चलो पूरा रिएक्शन ही लिख लेते हैं। सारे गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही थे। बी गैस ये इक्विलिब्रियम में है सी गैस प्लस डी गैस के साथ, यही है। और सबका इनिशियल मोल कितना दिया गया था? यानी 4 मोल्स। मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियल 4 मोल्स दिया गया। और इसका केसी हमको गिवन है इक्वेशन में। क्वेश्चन में केसी कितना दिया हुआ है? 0.25 केसी दिया हुआ था, यही है ना? यस सर। तब केसी जो है, ये तो हम लोग केसी का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, तो वो तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो इसलिए तुम लोग को एक बताए थे रिएक्शन कोशेंट क्यूसी। रिएक्शन कोशेंट क्यू से डिनोट करते हैं उसको। तो क्यूसी का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि क्यूसी के हेल्प से, क्यूसी को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इनिशियली भी डिफाइन कर लेंगे या रिएक्शन के किसी भी मोमेंट पे कर सकते हैं। तो उससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो वो कौन से डायरेक्शन में जाने से इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में। तो उसको किस डायरेक्शन में जाने से इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो वो डायरेक्शन किससे पता चलता है? क्यूसी के वैल्यू से। तो इस इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग क्यूसी निकाल लेते हैं। चलो मोल्स तो हमको पता है, क्यूसी का एक्सप्रेशन जो होगा वो केसी के तरह ही होता है। तो इसके लिए हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है कंटेनर का? 100। 100। तो सारे में 100 से डिवाइड करोगे, होगा?
सो 1 आ रहा QC। हाँ चलो, तो पहले हम लोग QC का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। QC इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सेम होगा एक्सप्रेशन यस सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो इसमें पुट करोगे वैल्यूज, पुट करोगे 4/100 इंटू 4/100 बाय 4/100। नीचे भी वही है क्योंकि पावर तो 1 ही है सबका। तो ये कितना आ गया, QC का वैल्यू 1 आ गया। तो QC 1 है और KC 0.25 है। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या अभी? नो सर। नहीं है। तो मतलब अब हम लोग QC को कंपेयर करेंगे KC से। QC इज ग्रेटर देन KC, साफ साफ दिख रहा है। तो QC अगर ग्रेटर देन KC है, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम जाने के लिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये आइडिया लग गया हमको कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने से इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब इसको फिर से लिखो, यहाँ पे A प्लस B और ये C और D। तो इनिशियली सबका क्या था, 4 था। अब हमको पता चल गया ये 4 वाले मोल्स या 4 वाले कंसेंट्रेशन पे या 4/100 करोगे तो उस कंसेंट्रेशन पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस डायरेक्शन में एरो दिखा दो। अब N एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो किसका मोल्स घटेगा और किसका मोल्स बढ़ेगा, बताओ। A और B का मोल्स घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है। तो C और D अब खत्म होगा, C और D का कंसेंट्रेशन कम होगा या मोल्स कम होगा और A और B का मोल्स बढ़ेगा। तो मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो 4 माइनस एक्स, चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही x एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, आसानी से, कि इसका x से कम हो रहा है, इसके मोल्स x से कम हो रहा है C के, उसी तरह D के मोल्स जो है x से कम हो रहे हैं। तो ये 4 माइनस एक्स और ये 4 माइनस एक्स। तो A और B का कितना से बढ़ेगा बताओ, अगर ये x से कम हो रहा है प्लस एक्स। 4 प्लस तो एक्स। 4 प्लस है, क्योंकि 1:1 का ही रेशियो है सब में, तो जितने से कम होगा उतने से ही बढ़ेगा, 4 प्लस एक्स और ये 4 प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब सॉरी, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब कंसेंट्रेशन चाहिए तो सबको, सॉरी 4 प्लस एक्स बाय 100, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ये भी 4 प्लस एक्स बाय 100, 4 माइनस एक्स बाय 100 और ये 4 माइनस एक्स बाय 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ से केसी का एक्सप्रेशन फिर से लिखोगे। केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर, यस और सर। बाय 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर। और केसी का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना हमको क्वेश्चन में, कितना दिया सर हुआ है? केसी से रिवर्स इनवर्स नहीं होगा वो। इनवर्स क्यों होगा, सर रिएक्शन थोड़ी रिएक्शन ना तो उल्ट। बैकवर्ड हो गया। तो बैकवर्ड होने से उससे क्या मतलब है, हम लोग रिएक्शन को थोड़ी ना उल्टा किए हैं, रिएक्शन तो वैसे ही है ना, तो सर रिएक्शन को उल्टा उल्टा करके थोड़ी लिखे हैं हम लोग। अरे इनवर्स, और हम लोग कंसेंट्रेशन देखो ना, कंसेंट्रेशन तो प्रोडक्ट का ही ऊपर आ रहा है अभी, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन नीचे लिख रहे हैं हम लोग। कंसेंट्रेशन का ऑर्डर चेंज हुआ है क्या? नो सर। तो फिर तो केसी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, बात समझ में आ रहा है? यस सर। कंसेंट्रेशन का ऑर्डर तो वही है ना, तो जब तक वो चेंज नहीं होगा तो केसी थोड़ी चेंज होगा। तो केसी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, केसी का वैल्यू तो वो सिर्फ टेम्परेचर 1/4। डिपेंडेंट होता है वो, हाँ, तो 0.25, तो 1/4 लिख लो। और ये हो गया मेरा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करके जल्दी फटाफट एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स आ गया तो फिर तो सारे का कंसंट्रेशन निकाल ही सकते हो इक्विलिब्रियम पे। क्वाड्रेटिक आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी। सर 4/3 आ रहा। तो 4/3, तो एक्स का वैल्यू आ गया, तो अब तो कंसंट्रेशन निकाल ही सकते हो सबका। सर मेरा भी तो आंसर ये है का। सर 16 ऐड करने पे सर 16/3 आ रहा है सर, एक और बी का।
16/3 मोल्स आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है ना। Yes. कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है ना। Yes. तो देख लेना। चलो आ गया सबका x का वैल्यू 4/3। हेलो बोलो जल्दी। हेलो हेलो अरे आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ गया ना सबका आंसर? कोई डाउट है अभी भी किसी को, या आगे बढ़े? बोलो जल्दी। आगे सर। कोई डाउट नहीं है इसमें अब? चलो तो सर एक नेक्स्ट बार और टॉपिक हम बताइए लोग ना। स्टार्ट कर रहे हैं, लीच एटलियस। अरे इसमें क्या है बताने का, बताओ कहाँ पे डाउट है? सर लास्ट में। लास्ट क्या स्पेसिफिकली बताओ कहाँ पे? हेलो सर जहाँ पे आप NEQ लिखे वहां पे। तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ ही गया, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ना। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया सब में। उसके बाद केसी का एक्सप्रेशन लिखो, केसी का जैसे एक्सप्रेशन लिखते थे, तो केसी का एक्सप्रेशन वहाँ एक्स के टर्म में आएगा, क्योंकि सारा वैल्यूज एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो एक्स के टर्म में, और केसी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा उससे। केसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1/4, तो उसको हम लोग इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने से एक्स का वैल्यू आ गया, सॉल्व करने से। अगर एक्स का वैल्यू आ गया तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था एट इक्विलिब्रियम, तो आ गया। एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हो गया डॉ। चलो Sir, तो नेक्स्ट है, हाँ बोलो। sir, रिवर्स रिएक्शन का इक्वेशन में और इसी जनरल इक्वेशन में से क्या डिफरेंस है? क्या चीज? सर अगर ये इक्वेशन जो लिखा हो तो उसको अगर रिवर्स कर देते तो दोनों में क्या डिफरेंस आता? अरे किसी भी इक्वेशन का रिवर्स करोगे तो उसका केसी का रेसिप्रोकल लेना होगा ना। रिवर्स तो का फिर क्या मतलब है? a+b c+d ऐसा दिया हुआ है, इसको हम लोग रिवर्स करके लिख दिए तो c+d इधर आ गया और a+b इधर चल गया। अब इसके लिए ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, दोनों में डिफरेंस नहीं है। यस दिख रहा है ना यहाँ पे, a+b के लिए फॉरवर्ड हो गया c+d में जाना। सर सेम निकाले तो इससे भी सेम आंसर आया था। क्या सेम निकाले? सर मतलब इसी से निकाले तो आंसर वही आ गया था 16/3 जो इसमें आया। कैसे निकाले मतलब? सर मुझे लगा रिवर्स रिएक्शन हो रहा है तो सर मैंने इक्वेशन को रिवर्स करके किसी को हाँ रिवर्स करके इक्वेशन, हाँ तो वैसे वो तो बोल ही रहे हैं हम, इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो किसी तो उसका उल्टा होगा ही, तो बात तो बराबर ही है। इक्वेशन यस को से तुम बोल रहे थे इक्वेशन को सेम रख के केसी को इन्वर्ट करें, वैसा हो सकता है क्या? इक्वेशन अगर सेम रहेगा तब फिर हम लोग थोड़ी केसी उल्टा करेंगे। अगर इक्वेशन को रिवर्स करके लिखे हो तब तब हम लोग केसी को इन्वर्ट करेंगे, केसी का रेसिप्रोकल लेंगे, वो तो बता ही है पहले। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। लीच एटलियर्स प्रिंसिपल है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोग के केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। लीच एटलियर्स प्रिंसिपल क्या है कि जैसे बताया था तुम लोग को शुरुआत में कि ये इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, स्टैटिक नहीं होता है कि एक बार हो गया तो कांस्टेंट हो गया, वैसा नहीं है। कि मान लो एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया
उसके बाद अगर हम लोग कंडीशंस चेंज कर दें रिएक्शन के, कंसंट्रेशन किसी का चेंज कर दें या फिर टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, तो उससे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो आपस से वो फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या होगा, आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग ली-चार्टलियस प्रिंसिपल के अंदर पढ़ते हैं। तो ली-चार्टलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तो वो स्टेबल है, ठीक है, तो अनस्टेबल तो नहीं होना चाहेगा, वो अनस्टेबल होना चाहेगा क्या? नो सर। तो अगर मान लो उसमें कोई हम लोग एक्सटर्नल चेंजेस कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, तो उसके बाद तो वो चेंज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन हमेशा उस चीज को अपोज करेगा। मतलब जो भी हम लोग एक्सटर्नली चेंज कर रहे होंगे तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मूव करने से उस चेंज को वो मिनिमाइज कर सके, एक्सटर्नल चेंज को वो मिनिमाइज कर सके, ठीक है, ताकि उसका स्टेबिलिटी बना रहे। तो वो तो अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं या फिर प्रेशर चेंज करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन ऑलवेज मूव्स इन दैट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को काउंटर कर सके या उस चेंज को मिनिमाइज कर सके। तो यही चीज बताया गया है ली-चार्टलियस प्रिंसिपल में कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या तो बैकवर्ड मूव करेगा उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे केसेस बाय केसेस कि क्या चेंज करने से कैसे रिएक्शन मूव करता है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, ली-चार्टलियस प्रिंसिपल। तो व्हेन अ सिस्टम at equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration of a reacting species, the species, species नहीं, the system, overall system की बात कर रहे हैं, the system reacts in a way that partially offsets the change. offsets the change का वही मतलब हुआ कि वो चेंज को अपोज कर रहा है, समझ में आ रहा है? ऑफसेट्स द चेंज का मतलब क्या हुआ, तो उस चेंज को वो जो एक्सटर्नल चेंज हो रहा है रिएक्शन में तो उस चेंज को वो अपोज करेगा। तो द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच ए वे दैट partially offsets the change while reaching a new state of equilibrium. New state of equilibrium. ठीक है, तो यही है ली-चार्टलियस प्रिंसिपल। बात समझ में आया कि नहीं? सर एक बार और समझ- समझा दिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। आवाज आ रहा है? ये सर आपका आ रहा है, तो किसका नहीं आ रहा था? वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर भी। देखो, ली-चार्टलियस प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी रिएक्शन मान लो अगर पहले से अगर वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो वो क्या होगा कि अगर वहां पे हम लोग उसकी कंडीशंस को चेंज करें, कोई एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज कर दें, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर किसी का कंसंट्रेशन चेंज कर दें, तो रिएक्शन क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो वो अनस्टेबल ही होगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो गेन क्यों करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों आना चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो किसी भी रिएक्शन का अगर तुम कोई भी एक्सटर्नल चेंज करके उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन हमेशा या सिस्टम हमेशा क्या चाहता है, उस चेंज को अपोज करेगा। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा
जिस डायरेक्शन में उस चेंज को वो मिनिमाइज कर सके, उस चेंज के इफेक्ट को वो कम कर सके, ठीक है, और वापस से वो फिर से नए इक्विलिब्रियम में आता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया ली चैटलर्स प्रिंसिपल में। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे, मतलब इफेक्ट देखेंगे सारे कंडीशंस का इफेक्ट, कि कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, यस सर। Yes, sir. चलो। तो जैसे सिंपल सा ही रिएक्शन लेते हैं, ए गैस जो है ये बी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1, कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पहले से इक्विलिब्रियम मान के चले हम लोग, क्योंकि तभी ली चैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई होगा, कि हम लोग इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन है उसमें हम लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे है, अब इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, if concentration of reactant is increased, हेलो, Yes, sir. यस सर आ रहा है। चलो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए है, ए का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ए का कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, बताओ। हम लोग अगर ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मस्ट डिक्रीज, यही होना चाहिए ना। Yes, sir. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मस्ट डिक्रीज, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को वो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने के लिए वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बताओ तो। अगर उसको Forward. ए के कंसेंट्रेशन को घटाना है तो ऑब्वियसली उसको किस डायरेक्शन में मूव करने से ए का कंसेंट्रेशन घटेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, So forward. फॉरवर्ड। तो इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गया, बात समझ में आया, यही चीज है कि जो हम लोग एक्सटर्नल चेंज कर रहे हैं, रिएक्शन हमेशा उस चीज को मिनिमाइज करेगा, उस चेंज को वो मिनिमाइज करना चाहेगा, और उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए वो आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, तो रिएक्शन क्या करेगा, या सिस्टम ए के कंसेंट्रेशन को कम करना चाहेगा। अब ए के कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए देख लो किधर उसको जाना होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ए के कंसेंट्रेशन को अगर कम करना है तो उसको फॉरवर्ड ही मूव करना होगा, तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड। बात समझ में आया कि नहीं, सिंपल है, इसमें कुछ वैसा यस सर। है नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा बी, तो बी के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, So backward. बैकवर्ड। तो रिएक्शन हो गया बैकवर्ड, क्योंकि हम लोग अगर बी के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बी के कंसेंट्रेशन को कम करेगा, तो कम करने के लिए ऑब्वियसली वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में। बात समझ में आया? अब इसी का जस्ट तीसरा केस ले लो, अब तो बता सकते हो तुरंत तुरंत। अब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर घटा दिए हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, इस केस में बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जल्दी बोलो। So backward. Increase होगा. तो अब ये क्या करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसा। फोर्थ, कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, इस केस में बताओ। So forward. ये बी को अगर डिक्रीज किए तो रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड में।
तो ये 4 केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो Yes, गया sir. इफेक्ट ऑफ, क्लियर है ना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। हाँ सर क्लियर। चलो तो इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, इसमें बताना। जैसे मान लो 1 mole each of A and B are taken in 1 liter container at equilibrium. और इक्विलिब्रियम है A गैस, फर्स्ट केसी निकालना है। सेकंड, if 2 moles of A are added at equilibrium, predict the direction of reaction till new equilibrium is established। और उसके बाद तीसरा, कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम concentration of A and B। चलो करो, सिंपल है, तुरंत बनाओ। सर रेट ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा। क्या क्या बोल रहे हो? सर रेट ऑफ डिसोसिएशन। अरे वो कुछ भी अज्यूम करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उससे क्या मतलब है? जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन चाहिए उतना गिवन है, ठीक है। कितना टाइम लगा रहे हो यार, इतना आसान क्वेश्चन अभी तो डिस्कस किए थे, ऊपर बोले समझ गए सर तुरंत। सर फर्स्ट सेकंड का आ गया। हाँ तो फर्स्ट सेकंड आ गया तो तीसरा में बनाओ जल्दी से। वाह, बहुत टाइम लगाते हो यार तुम लोग। सर फर्स्ट का सर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स केसी इक्वल केसी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स के टर्म में कहाँ से आ जाएगा यार?
केसी कहाँ से एक्स के टर्म में निकाल रहे हो? क्वेश्चन पढ़े हो पहले ढंग से? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर टेकन इन ए 1 लीटर कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। तो 1 मोल ऑलरेडी उसका इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है तुमको 1 मोल। तो केसी तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा ना। क्या तुम लोग करते हो इतना? ये क्या, ये तो बिल्कुल ए गैस और बी गैस है। एन एट इक्विलिब्रियम, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी, इस पे इसका मोल्स दिया हुआ है 1 1 है दोनों का। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है कंटेनर का? कंटेनर का वॉल्यूम कितना है बताओ जल्दी। So 1. 1, तो 1/1 करोगे तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ऑलरेडी ये तो इक्विलिब्रियम का ही कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है ना मेरे को। तो 1/1 करोगे तो केसी कितना हो गया? 1 ही हो गया ना। केसी तो 1 है ना। Yes, sir. तो फिर इसमें एक्स कहाँ से आ गया? अब क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अब ये ली चार्टलेस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है कि ऑलरेडी ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे है। अब इसमें हम लोग 2 मोल्स ए ऐड कर दे रहे हैं। तो 2 मोल्स ऐड ए का कर रहे हैं, इसका मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम लोग? ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल ए के कंसंट्रेशन को कम करेगा। अब ए के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? So forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो वही चीज तो करना है। या फिर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्यूसी से भी तुम लोग ऑपरेट कर सकते हो। जैसे देखो बी गैस है, एन एट इक्विलिब्रियम था 1 मोल। अब इसमें अगर मान लो हम लोग 2 मोल ऐड कर दिए, ठीक है, ए का, लेकिन बी का तो 1 मोल ही है। अब जैसे ही 2 मोल ऐड करोगे ए का, तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या? अब रहेगा? No, sir. नो सर। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। उसके लिए हम लोग क्यूसी निकालते हैं। तो क्यूसी के लिए देखो कंसंट्रेशन इनिशियल, तो इसका मोल्स, ए का मोल्स तो अब 3 हो गया ना, और वॉल्यूम है 1। बी का मोल्स तो 1 ही रहेगा, अभी इनिशियल पॉइंट पे ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग ए का 2 मोल्स ऐड किए हैं उस समय, तो बी का 1/1 ही है। क्यूसी कितना आ जाएगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? So बी का 1 by 1 है 3. और ये 3 है, तो 1/3। अब देखो क्यूसी हो गया 1/3। अब केसी से कंपेयर कर लो, जो केसी ऑलरेडी आया हुआ है हम लोग का ऊपर में। तो केसी है 1, तो क्यूसी लेस देन केसी है या ग्रेटर देन केसी? क्यूसी Less लेस than. देन। तो क्यूसी अगर लेस देन केसी होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है? Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे भी कर सकते हो, जिसको वो ली चार्टलेस प्रिंसिपल वाला चीज नहीं समझ आ रहा है तो वो इस चीज से ऑपरेट कर सकते हो, या डायरेक्टली ली चार्टलर प्रिंसिपल से भी तुम लोग को दिख जाएगा कि हम लोग अगर इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन, ए का मोल्स ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन ए के मोल्स को कम करेगा। कम करने के लिए वो किधर जाएगा, किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो फिर से ये देखो, So तो third फॉरवर्ड, का हाँ, तो एन इनिशियल अब कितना हो जाएगा? 3/2 है। So third का 3/2, 3/2. एन इनिशियल कितना हो गया? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका 3 था और इसका 1 था, क्योंकि 1 ऑलरेडी था इक्विलिब्रियम पे, 2 और ऐड कर दिए तो ए का 3 हो गया ना टोटल। Yes. अब ये एन डैश इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, नया इक्विलिब्रियम। तो अब ये हमको पता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड में। तो ये 3 माइनस एक्स मान लेते हैं, ये एक्स से कम हुआ तो ये कितने से बढ़ेगा? एक्स से बढ़ेगा, X. क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो 1 प्लस एक्स हो गया। तब केसी का वैल्यू क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम तो 1 है, तो वॉल्यूम 1 है तो यही रह जाएगा, बाय 1 करोगे तो ये 1 प्लस एक्स बाय 1। तो यहाँ तो सेम ही है, वही रह जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से केसी का वैल्यू 1 हमको पता है,
तो ये 1 + x 3 - x, इसको सॉल्व करो। कैसे कितना, ये x का वैल्यू कितना हो गया? So 1. तो x का वैल्यू 1 आ गया। तब x 1 आ गया तो कंसंट्रेशन निकालना है। A का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे? 2. 2 हो गया, नए इक्विलिब्रियम पे है। और B का कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 2. 2। तो यही तो करना था, 2 मोलर और 2 मोलर। इसमें तुम लोग इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? समझ आ गया? दोनों तरीके से कर सकते हो, लीच एटलेस प्रिंसिपल से भी और क्यूसी का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. देख लो, किसी को डाउट है इसमें? अब यहाँ पे देखो, ये अगर समझ आ गया तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना नोट करके कि अगर हम लोग रिएक्शन में कोई सॉलिड कंपोनेंट ऐड करेंगे, इफ एनी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, is added at equilibrium, there will be no effect. समझ में आ रहा है? ये सॉलिड या प्योर लिक्विड, ठीक है? तो अगर कोई सॉलिड या प्योर लिक्विड सब्सटेंस ऐड कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे, तो उस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में? No, sir. नहीं। तो उसका अगर तुम सॉलिड कंपोनेंट अगर ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में तो वो इंक्लूड हो नहीं रहा है, तो उसका तो चेंज वहां पे आएगा नहीं। उसमें अगर हम लोग सॉलिड के कंपोनेंट में कोई कुछ वैल्यू ऐड भी कर देंगे या सॉलिड का कोई कंपोनेंट ऐड भी कर दिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कंसिडर हो ही नहीं रहा है कि इक्विलिब्रियम में। तो ऑब्वियसली ये चीज वैलिड है ना? कि सॉलिड कंपोनेंट ऐड करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो रिएक्शन ऑलरेडी जैसे इक्विलिब्रियम में है वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये इक्विलिब्रियम में है 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें बताना, पहला केस ले रहे हैं हम लोग, कंसेंट ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हम लोग CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने से बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? So forward. फॉरवर्ड। तो इस केस में, पहले वाले केस में रिएक्शन फॉरवर्ड गया। कंसंट्रेशन ऑफ CO को बढ़ा रहा है, इसमें बताओ बैकवर्ड। बैकवर्ड। तीसरा केस ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन सॉलिड इज इंक्रीज्ड, इसमें बताओ No change. नो चेंज सर। नो इफेक्ट। बात समझ में आया? तो यही चीज एक्सप्लेन कर रहे थे, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तुम चेंज करोगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केसी का जब एक्सप्रेशन लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का होल स्क्वायर बाय कार्बन डाइऑक्साइड पे पावर 1, यही तो होगा। इसमें सी का कहीं आ रहा है क्या एक्सप्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ सी इन्वॉल्व हो रहा है कार्बन सॉलिड? नो सर। No, sir. तो उसके उसके अमाउंट में भी चेंज भी कर दोगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग फैक्टर देखे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ गया ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे होता है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है, सेकंड हम लोग लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। So liquid के केस में चेंज होता है? प्योर लिक्विड होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा ही चुके हैं सॉलिड या प्योर लिक्विड, उस केस में हम लोग उसका कंसंट्रेशन इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में चलो देखते हैं, जैसे मान लो इस टाइप का कंटेनर एज्यूम करो, क्योंकि प्रेशर चेंज हम लोग, ये मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम है, इसमें गैसेस मान लो ए और बी ही ले रहे हैं हम लोग, ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? और ये इस टाइप का पिस्टन है, यहाँ से मूवेबल पिस्टन है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो ये ऑलरेडी इस पोजीशन में ये पिस्टन का डिस्टेंस यही है, हाइट, इतने हाइट पे ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब अगर हम लोग पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे इक्विलिब्रियम में आने के बाद, तो क्या होगा, वो प्रेशर डिस्टर्ब होगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है उस कंटेनर के ऊपर, तो वो तो डिस्टर्ब होगा। तो उसकी Yes, वजह sir. से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और उसके बाद तो क्या बोला गया है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल, प्रेशर को घटाना चाहेगा। तो प्रेशर को घटाने के लिए वो आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा, वो इस टाइप, जैसे इसमें हम लोग को दो केस लेना होगा। केस 1, चलो यहाँ देखो, अब जैसे ये इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो, अगर हम लोग प्रेशर को घटा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर को अगर हम लोग घटाएंगे तो बताओ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो प्रेशर अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो अंदर उतना ही है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो प्रेशर को हम लोग, तो ये इधर वाला वैल्यू तो कांस्टेंट है, एनआरटी, तो क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर हम लोग ये जो प्रेशर में चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम को शिफ्ट करेगा, वॉल्यूम को शिफ्ट करेगा। प्रेशर अगर एक्चुअली ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है वो वॉल्यूम चेंजेस की वजह से आता है। तो प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। उस केस में घटेगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे एक डेल्टा एनजी तुम लोग को ये ऑलरेडी पहले बताए थे, डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है, डेल्टा एनजी बताए थे ना, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसे लिखना है। Yes, sir. तो डेल्टा एनजी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यही होता है। तो पहला केस ले रहे हैं हम लोग कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो उसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो उस केस में कैसे बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा एनजी नेगेटिव वाला एक रिएक्शन लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस और ये ट्वाइस NH3 है, ठीक है, यही है ना। इसका डेल्टा एनजी कितना है बताओ तो, कैलकुलेट करके। So -2. 2 - 4 हो गया तो -2, डेल्टा एनजी नेगेटिव है। तो इस केस में बताओ, इस केस में अगर हम लोग, ये डेल्टा एनजी नेगेटिव वाला केस है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ये तुमको बताना है। तो टोटल प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर, करेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहता है, तो रिएक्शन प्रेशर को कम करने के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए इसका मतलब उसको उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर, क्योंकि प्रेशर उसको घटाना है, तो प्रेशर घटाने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कम है, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो Yes, sir. जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि प्रेशर घटाना है, तो प्रेशर घटेगा कब, जब वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, वो कम है। तो देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किस डायरेक्शन में जाने से कम मिल रहा है उसको, रिएक्टेंट में जाने से या फॉरवर्ड जाने से या बैकवर्ड जाने से। So forward. चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं हम,
इसका मतलब रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर, तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मस्ट डिक्रीज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन will proceed in direction where moles of gas decreases। अब खुद ही बताओ, रिएक्शन देख के बताओ कि किस डायरेक्शन में जाने से मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, खुद देख लो, बताओ मोल्स ऑफ गैस किस डायरेक्शन में जाने से डिक्रीज हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर, बैकवर्ड जाने से डिक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड से सर। फॉरवर्ड सर। देख लो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 + 1 4 है ना, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स गैस का कितना है, 2 ही है, तो किस डायरेक्शन में कम है। सब फॉरवर्ड में कम हो रहा। फॉरवर्ड जाने से कम हो रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका रिएक्टेंट साइड में 4 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 ही है, तो 4 अगर उसको कम करना है तो उसको 4 से 2 वाले साइड ही जाना होगा ना, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उसका। तो यही चीज है। तो इस केस में अगर हम लोग डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव के केस में इसलिए 2 केसेस बना है यहाँ पे, डेल्टा एनजी नेगेटिव और डेल्टा एनजी पॉजिटिव। एक और केस होगा जिसमें डेल्टा एनजी 0 होगा, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है, इसका मतलब टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है, टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो टोटल प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पहला केस अगर क्लियर हो गया, अब इसी में बताओ अगर हम लोग टोटल प्रेशर को घटा दे रहे हैं, इफ टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इस केस में बताना रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। हेलो, यस सर। बोलो सो जल्दी। बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि अगर हम लोग टोटल प्रेशर को घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन टोटल प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, तो रिएक्शन टोटल प्रेशर को बढ़ाने के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। जिस डायरेक्शन में उसको ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिले, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा प्रेशर का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो किस साइड उसको यस। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है, रिएक्टेंट के साइड ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हो गया बैकवर्ड। तो समझ में आ रहा है ना ये 2 केसेस क्यों बन रहा है, डेल्टा एनजी वाला केस क्यों आ रहा है। यस सर। चलो अब केस 2 ले रहे हैं कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, उस केस में बताना तुम लोग। केस 2 ऐसा रिएक्शन, इसलिए यहाँ प्रेशर का अगर जहां भी तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला, तो सबसे पहले डेल्टा एनजी ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो केस 2 डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो जैसे मान लो डेल्टा एनजी पॉजिटिव वाला एक इक्वेशन, N2O4 गैस और ये 2NO2 गैस, इस केस में डेल्टा एनजी कितना है, 2 - 1 1 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बताना अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो अगर हम लोग पहला इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इसमें बताना रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सो बैकवर्ड। तो टोटल प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट का मोल्स बढ़ेगा और प्रोडक्ट का मोल्स जो है वो घटेगा, ठीक है। केस 2 सबको क्लियर है या नहीं, बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब टोटल प्रेशर अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, इस केस में बताना डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और टोटल प्रेशर घटा रहे हैं हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल रिएक्शन टोटल प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, टोटल प्रेशर बढ़ाने के लिए उसका उस डायरेक्शन में जाना है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो रिएक्टेंट साइड है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा या प्रोडक्ट साइड,
ऑब्वियसली डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट साइड ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये केस 2 है। तीसरा केस डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, इस केस में बताना तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 बताओ। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो H2 प्लस H2 गैस प्लस I2 गैस, ये 2HI गैस, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है बताओ। जी। 0 हो गया, 2 माइनस 2 करोगे 0। तो अब इस केस में कोई इफेक्ट होगा क्या बताओ। 0 नो सर। नो सर। इस केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि दोनों साइड तो नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाने से ना तो नंबर ऑफ मोल्स कम होगा ना ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो इस केस में देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो प्रेशर चेंज भी करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा मतलब वो ऑलरेडी जैसे इक्विलिब्रियम पे था उसी तरह इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इसका मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो उसके मोल्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नो सर। नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मोल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मतलब उसका पोजीशन क्या, सॉरी उसका कंपोजिशन क्या होगा, सेम ही रहेगा। इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन था वही मेंटेन रहेगा। क्लियर है ना बात। तो 3 केसेस इसमें बनते यस। हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर तुमको प्रेशर चेंज वाला कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन दिया हुआ होगा तो डेल्टा एन जी ही निकालोगे, तभी हम लोग उसके बाद प्रोसीड करेंगे कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग केसेस आ गए ना। अगर मान लो पहले ही तुमको डेल्टा एन जी अगर 0 वाला कोई क्वेश्चन है तो उसमें पहले ही निकालो कि डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा वहाँ, है ना। तो वहां पे तो यस कोई सर। कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या समझ आया कि नहीं तुम लोगों को, बताओ। तो कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज होगा? क्या कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज होगा फिर? कॉन्सेंट्रेशन, सर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सर कंसंट्रेशन चेंज होगा ना? हाँ क्योंकि वो डेल्टा एन जी जब, मोल्स इधर उधर हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली चेंज होगा। तो सर नया कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा उस केस में? तो नया कंसंट्रेशन जैसे निकालते तो पहले क्वेश्चन किए ना, अभी नया कंसंट्रेशन कैसे निकाले, आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो उसको उस डायरेक्शन में तुमको शो करके फिर उसको सॉल्व करना होगा तुमको। क्वेश्चन कराएंगे अभी, क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बचा हुआ है, तो पहले एक क्वेश्चन कर लो उससे क्लियर हो जाएगा, या तो होमवर्क के लिए लिख लेना। क्वेश्चन है, रुको एक मिनट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो प्रेशर वाला, तो सारा इनर्ट गैस वाला क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिखो, वो तो देखना इसको ट्राई करके। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन, यस। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है,
अमोनियम कार्बामेट dissociates at high temperature so that अमोनियम कार्बामेट सुने हो? बोलो. No, sir. According to the following reaction. क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है NH4COO NH4, तो ये है अमोनियम कार्बामेट. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम NH3 gas is added so that the pressure of ammonia at the new equilibrium is equal to the total initial equilibrium pressure. ठीक है, क्वेश्चन में ही ट्रिक छुपा हुआ. अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे तो आ जाएगा. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल equilibrium pressure to the final equilibrium pressure to the initial equilibrium pressure. ठीक है, तो यही क्वेश्चन है. लिख लो क्वेश्चन अच्छा से. दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसको ट्राई करके रखना तुम लोग. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बताना है और इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस सभी टाइम है 20 मिनट. और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हो जाएगा. तुम लोग क्वेश्चंस बनाने बोले थे, क्वेश्चन ट्राई किए हो क्या तुम लोग? Yes, sir. बन रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. क्या जो जो क्वेश्चन ट्राई करने बोले थे किए थे? जी सर. उसमें कुछ डाउट है तो बताओ. सर एक्सरसाइज, एक सेकेंड. क्या बनाया हो, डाउट है तो बताओ जल्दी से, तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सर एक सेकेंड निकाल रहे सर, वो बुक हार्ड कॉपी नहीं. क्या जी मिला? हेलो हेलो.
सर नहीं मिल रहा ऐसा कौन सा डाउट है मिलता ही नहीं है तुमको? सर, टेलीग्राम में भेज देंगे आज। हाँ ठीक है, चलो ये ट्राई करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक तुम लोग ले चैट ले, ठीक है, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन सब अगर भेजना होगा। पहले जितना भेजे हैं उतना बना लियो, जो बताए लास्ट क्लास में दिए थे उतना ट्राई कर लियो यस सारा। सर, ज्यादा नहीं था क्वेश्चन, एक्सरसाइज ठीक 1 है, और 2 से था सिर्फ। चलो ठीक है, उसमें और भी देख लेंगे, अगर इन दोनों से रिलेटेड होगा तो देंगे, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराएंगे, हम क्लास में ही कराएंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लीच एटलस प्रिंसिपल में मोस्टली अब 2 क्लास रखो तो ये खत्म हो जाएगा लीच एटलस, फिर एक क्लास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो 3 क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और तो क्योंकि चैप्टर आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, खुद ही तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर साथ साथ में सॉल्व करो, समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर देख लेना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व करो इसका, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आसान रहता है, बन जाएगा अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो तुम्हारा। समझ में आ रहा है? सिर्फ थ्योरी पढ़ने में मत रहो, थ्योरी एक बार देख लो, थ्योरी पढ़ने से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जाम में कभी भी, इसलिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो ये सारा यस जितना भी फिजिकल के चैप्टर्स है उसमें जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से। एक बार थ्योरी देख लो बस, क्वेश्चन में तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन करोगे तो अपने थ्योरी का एप्लीकेशन पता चलेगा कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यस तो इसलिए प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा बनाओगे वो ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत भी ऐसा चेंज कर देगा तो फिर तो नहीं कर पाओगे ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तभी तो प्रैक्टिस कर लो, और प्रीवियस ईयर इसीलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करते जाओ तो आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, तो उस हिसाब से फिर करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। यस सर। चलो तो इसको बना के रखना, और आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सर। आज चलो आज जितना बताया डाउट है उसमें थैंक यू किसी सर। को पूछना है कुछ? थैंक यू बोलने में बस आगे रहते हो। अभिषेक नो सर। तुम बना रहे हो क्वेश्चन सब? यस सर, बना रहे। तो आजकल पूछते नहीं हो डाउट? सर डाउट्स मार्क किया हुआ है, आपको सेंड करेंगे। सेंड करेंगे तो यहाँ क्लास में बोलने में क्या हो रहा है? तो और भी बाकी लोगों का जो भी डाउट सर होगा वो मेरा भी तो क्लियर, बहुत क्वेश्चंस रहता है, इसीलिए क्लास में नहीं पूछते हैं। मतलब पूरा जितना दिए हैं सारा डाउट ही है क्या तुम्हारा? नहीं सर, सारा नहीं है। इतना क्या, अब खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, अब सारा चीज सॉल्व भी करते जाएंगे तो फिर वैसा नहीं होगा ना, एक बार नहीं बन रहा है दूसरा बार ट्राई करते हो, 2-3 बार उसको ट्राई करो, ऐसा यस थोड़ी सर। होता है कि एक बार नहीं बना तो छोड़ देंगे। अब सारा का सॉल्यूशन ही देते रहेंगे तो फिर खुद से सोच पाओगे क्या? एग्जाम में अगर थोड़ा भी चेंज कर देगा तो वहां तो तुमको खुद ही दिमाग लगाना है ना। यस सर। तो ये 2 बार 3 बार ट्राई करो, एक बार में नहीं बन रहा है, तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, जो एक बार नोट्स खोल के देखो कहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आए या इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ऐसे करो, थोड़ा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया बस हाँ नहीं बन रहा है चलो हटाओ, वैसे काम नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इतना भी आसान नहीं है, चैप्टर आसान है तो बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर आसान कब होता है? जब उससे प्रैक्टिस कर लिए कोई भी चैप्टर आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अब बताने लगेंगे तब तो फिर तो हो गया, अब थोड़ा सा उसमें टाइम दो, मतलब 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं कुछ समझ आ रहा है तब फिर उस पूछो उसको ऐसा, ठीक है। तो होता है कि एक बार में मिस हो जाता है, एक बार में नहीं बनता है, तो दोबारा ट्राई करते तो हो गई नहीं। करते हैं सर। चलो करो फिर, जो भी होगा डाउट वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, पूछना। यस सर। चलो चलो ठीक है फिर, अच्छा।
है।